नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं और वह सूचना यह है कि आपका जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा बीपीएससी की है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिए होंगे। दोस्तों, जो आपकी परीक्षा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और अब वह घड़ी आ गई है कि आप फॉर्म भरेंगे और जल्द ही आप जो निर्धारित तिथि है उस पर परीक्षा दे पाएंगे। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस सेशन में हम बात करेंगे और बहुत बारीकी से हम अपने नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। 2 दिनों के बाद ही आपका जो फॉर्म फिलअप का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप तब तक जो है सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो वेबसाइट है बीपीएससी का वो स्लो हो जाता है और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह 72वीं परीक्षा है आपकी बीपीएससी की, 72वीं संयुक्त जो प्रतियोगिता परीक्षा है यह है। और यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो डेट आप ध्यान रखिएगा, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है, वह कब है? तो यहाँ पर 7/5/2026 आपको दिया गया है डेट, तो यह डेट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शुरुआत की डेट है यह, इस पर आप गौर करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की उस पर भी आप गौर करेंगे, वह 31/5/2026 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट समय का वेट नहीं करेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सटीक तरीके से इस डेट के काफ़ी पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, यह आपसे एक प्रकार का जो है सजेशन आपके लिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ, इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जो विस्तृत वाला है उसमें जो पदों की संख्या और जो अर्हता है और साथ ही साथ जो एज का क्राइटेरिया है, इन सभी के बारे में डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उन पर हम बहुत ही बारीकी से बात कर लेते हैं। और कुछ नए बदलाव भी इस बार जो है आपको देखने को मिले हैं इस बार के परीक्षा में, तो उन पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए एक बार हम जो है अपने नोटिफिकेशन पेज पर चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उस पर देखते हैं कि क्या क्या जो है अभी देखने को मिल रहा है, कितने पद हैं और साथ ही साथ जो हमको तैयारी करनी है वह जो है मुख्य रूप से हम किस पद को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। क्योंकि कई बार आप देखते हैं जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके मन में यह एक जो है बहुत ही कौतूहल रहता है कि हमको प्रॉपर इसी चीज़ के लिए हमें जो है जाना है। जैसे कई बार होता है कि आप डीवाईएसपी चूज करते हैं, एसडीएम चूज करते हैं ना, तो आप जो पोस्ट चूज करते हैं उसके बारे में तो आपको ज़रूर जो है जानने का हक होता है कि यह पोस्ट कितना है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, नोटिफिकेशन में इसका विवरण होता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको यह बता देता हूँ कि जो टोटल पोस्ट है उस पोस्ट की अगर हम बात करें तो इस वाले पीडीएफ पर अगर आप गौर करेंगे, जो फर्स्ट वाला है, इसमें आप देखेंगे तो 1077 जो टोटल पोस्ट है वह आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इस वाले पर जो 72वीं जो है एकीकृत संयुक्त परीक्षा है, इस पर अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 1077 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप दूसरे जो है पैराग्राफ पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो विभाग हैं उनके द्वारा जो मुख्य रूप से पोस्ट इस बार दिए गए हैं उन पर भी थोड़ा सा गौर करना होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग का यह पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है, तो इसकी बात करें तो यह भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वित्तीय जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, इसकी बात करें तो यह भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा केवल महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, यह भी देखने को मिलेगा। तो टोटल ऐसे पदों की जो संख्या है वह आपको 153 मिल जाएगी। ठीक है, 153 आपको मिल जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो ऊपर आपने देखा यहाँ पर 153 और साथ ही साथ 1077 है, तो यह टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस बार के आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर यह क्लियर हो गई कि हमें कितने सीटों की जो हमारे पास उपलब्धता है वह जो है जानकारी आपके पास हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, डिटेल में हम इसके सिलेबस पर भी अलग से बात करेंगे, बहुत बारीक पॉइंट पर भी बात करेंगे। यहाँ फिलहाल आप यह समझिएगा कि जो 72वीं की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा है, इसके लिए आप देखेंगे तो जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दोस्तों स्नातक या उसके समतुल्य जो परीक्षा है उसमें आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य। ध्यान रखिएगा,
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, न कि अपियरिंग की बात करी गई है। विशेष तौर पर कट एंड क्लियर आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप या तो एक सामान्य स्नातक आपके पास हो या इसके समतुल्य जो है डिग्री हो, जैसे बात करें BLLB की या अन्य जो डिग्री है, जो BA की भी जो है आपको जो डिग्री के समकक्ष जो होती हैं वह जो है आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 और जो है आप देखेंगे परीक्षा, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का आपसे लिया जाएगा, और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जो समकक्ष है, और जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो किसी भी जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, इसके बारे में बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक डिग्री है और जो एवं वैकल्पिक विषय वह होना चाहिए। इसमें वैकल्पिक विषय में आप ध्यान रखिएगा गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा जब आप मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा का चयन करते समय ध्यान रखिएगा ऑप्शनल जो आप जो है देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करिएगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इस ऑप्शनल का नेचर क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि BPSC परीक्षा में ऑप्शनल का जो नेचर है पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो क्या यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध जो संस्थान है, इससे वाणिज्य या जो अर्थशास्त्र है या गणित है या जो संख्यांकिकी है, इनमें से कोई भी विषय होना चाहिए। इस विषय में आप जो है स्नातक की डिग्री अगर प्राप्त कर लिए हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके लिए भी इस परीक्षा को भी आप जो है दे सकते हैं, इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर चौथे नंबर की परीक्षा जो संलग्नित परीक्षा है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का, इसकी बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दोस्तों जो मनोविज्ञान है और जो विधि है, लॉ की जो पढ़ाई है, उसमें से किसी एक विषय का जो एक विषय के साथ जो स्नातक है वह होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। और इसमें वैकल्पिक विषय आपके लिए मनोविज्ञान, विधि में से कोई एक विषय का जो चयन है वह मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा, ठीक है। तो इस पर भी आप गौर करेंगे। विधि मतलब लॉ से रिलेटेड जो डिग्री आपके पास है, तो उसमें किसी एक विषय का चयन आपको मुख्य परीक्षा में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 3 आपको देख रहे हैं विभाग या जो इसके जो पोस्ट हैं, इन पर जो है स्पेशल जो क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इस पर हमेशा गौर करेंगे, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में जो स्नातक है या जो समतुल्य उत्तीर्णता संबंधित पूर्ण सूचना है वह देना अनिवार्य है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस कॉलम पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे जो शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में है, और इसमें सारी डिटेलिंग बहुत ठीक से आप फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ विशेष शैक्षिक योग्यता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले जो पद हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उस पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय जो पद का चयन है, जब आप पद चूज करेंगे तो वह अनिवार्य होगा। उसको अगर आप चूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप उससे स्किप हो जाएंगे, ठीक है। ये स्पेशल वाला जो पोस्ट है इस पर आप नहीं जो है जा पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप चूज नहीं करते हैं तो आपकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। अब यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो यह एक अलग विषय है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसके बारे में जानते भी होंगे। जो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास है, ये सभी जो मुख्य रूप से आपके प्रमाण पत्र हैं यह आपको बनवाने हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए जो निर्धारित है प्रमाण पत्र वह जो है आपके पास होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आरक्षण वाले पर बात डिटेल में अलग से करना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें आप देखेंगे जो आरक्षण कोटि है वह आपको अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की जो महिला है, बैकवर्ड क्लास लेडीज जो है ना, यह जो BCL के नाम से जानी जाती है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस पर आप गौर करेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अभ्यर्थी द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो किया गया दावा है दोस्तों, उसके अनुसार जो सक्षम जो मुख्य रूप से प्राधिकार है इसके द्वारा निर्गत सभी जो प्रमाण पत्र हैं, जिस चीज के लिए आपको जिस प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता है या जो प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री, या जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है इसका जो क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है, जो EWS वाले लोग हैं उनके लिए जो EWS सर्टिफिकेट है ना, जो परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र है, और बिहार राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी के जो है बच्चे हैं उनके पोते नाती नतनी उनका जो प्रमाण पत्र है, यह सभी जो है जो लोग इससे बिलोंग करते होंगे वो सभी लोग जो है इसको तैयार करके रखेंगे, और आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको
कनेक्ट करेंगे और अपलोड करते हुए आप सभी डिटेल्स को बहुत बारीकी से अपलोड करने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजी में किसी भी प्रमाण पत्र का जो अपलोडिंग है वह आप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पर्याप्त समय है, 2-3 दिन में आप सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करिए और फिर आप धीरे से इसको इस पर काम कर लीजिएगा, इसको जो है अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह आपको गौर करना चाहिए। यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में एक डिटेलिंग है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। दिनांक 1/8/2026, यह डेट आप ध्यान रखिएगा। 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र जो सेवावार है यह 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष और अधिकतम जो अनारक्षित है पुरुष के लिए 37 वर्ष और साथ ही साथ जो अनारक्षित महिला है, पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष एवं महिला है उसके लिए 40 वर्ष और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला है उनके लिए 42 वर्ष यह होना चाहिए। यह आप ध्यान रखिएगा, न्यूनतम उम्र जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं यहां पर इस डेट के अकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छे तरीके से इस पर गौर करना है, ऐसा नहीं कि आप इस पर जो है गौर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको गौर करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो आयोग है दोस्तों, आयोग द्वारा जो मैट्रिकुलेशन या जो समतुल्य प्रमाण पत्र है इसमें अंकित उम्मीदवार की जो जन्म तिथि है वही मान्य होगी। तो आपके जो मुख्य रूप से जो आपका सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन का, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वह काउंटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होता है इसमें कुछ और होता है और रियल में कुछ और, तो कई बार रियल भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो एग्जैक्ट मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट में जो है आप देखेंगे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी को आप प्रॉपर भरेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ठीक तरीके से इसको आपको भरना होगा। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखेंगे जो शारीरिक क्षमता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो शुल्क है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो शुल्क है वह भी जो है लगेगा, तो जो भी आपका शुल्क होगा वह आप पे कर देंगे, है ना। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, यहाँ पर एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो परीक्षा संरचना है इसमें प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूनिक होने वाला है और इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव भी होने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो आपकी यह परीक्षा होगी इसमें सामान्य अध्ययन जो विषय होगा उसकी होगी और जिसके सभी प्रश्न पत्र क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है, आप लोग जानते होंगे, और इसमें जो कुल अंक होता है वह 150 निर्धारित होता है। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक का उत्तर का जो चयन है वह अपेक्षित होता है, यानी कि हर एक प्रश्न में आप देखेंगे जो भी आपको एक सही उत्तर लगे उसका आपको चयन करना होता है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प इस बार प्रदान किए जाएंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, आप ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब अतुल प्रसाद जी हमारे जो है चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे हमारे आयोग के, तो उन्होंने जो 5वां विकल्प पहले ई हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। आपने गौर किया होगा, जो 5वां विकल्प था इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक के संदर्भ में आपको देखने को मिलता था, तो इसको इन्होंने हटा दिया। 4 विकल्प ही देखने को मिल रहे थे। अभी आप अगर 71वीं यूपीएससी की परीक्षा दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन में विकल्प नंबर ए, बी, सी और डी आपको देखने को मिला होगा, ई नहीं मिला होगा। लेकिन अब फिर से जो है ई इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यह एक जो है विशेष तरह का बदलाव है, इस पर आप ध्यान देंगे। दोस्तों जो अभ्यर्थी जो है ऑप्शन चूज करेगा, जैसे किसी अभ्यर्थी ने सही उत्तर को चुना या उसको चुनना है, तो आप ध्यान रखिएगा ए, बी, सी या डी में से उसको सही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, वह उसमें से चुनेगा। इस पर आप गौर करिएगा, अगर उसको ए लगता है या बी लगता है या सी लगता है या डी लगता है तो उसको वह चुन लेगा। इसके अलावा हम क्या करते थे कि उसके बाद हम प्रोसीड कर जाते थे किसी भी अन्य क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमें आंसर नहीं आ रहा था तो हम कोई विकल्प नहीं चुनते थे। लेकिन जो अब ई विकल्प जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यह अनिवार्य जो है कर दिया गया है। किस संदर्भ में जो ई विकल्प का चयन है वह किस संदर्भ में अनिवार्य कर दिया गया है, यह बात समझने वाली हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई भी विकल्प नहीं चयन किया है, ए, बी, सी, डी में से आपको लग रहा है कि इसमें से हमें लग रहा है कि कोई भी नहीं आता है या हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में आपको ई विकल्प चुनना होगा और यह अनिवार्य है। अगर आप नहीं चुनेंगे तो उसका जो खामियाजा है वह आपको भुगतना पड़ेगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित जो अनआंसर्ड जो प्रश्न है इन पर नकारात्मक जो अंकड़ है वह करते हुए जो 1/3 का निगेटिव मार्किंग है वह कर दिया जाएगा, उसकी कटौती कर दी जाएगी। तो
महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको 150 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, उन 150 क्वेश्चंस में मार्किंग करनी अनिवार्य होगी, है ना। अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपको ई मार्क करना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बात समझ में आई? बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए जो नकारात्मक अंकन है वह किया ही जाएगा दोस्तों। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का जो प्रावधान है वह आपको देखने को एज इट इज मिलेगा, जैसा कि मिलता था। साथ ही साथ इसके अलावा आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होती है, एक क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होती है, आपको पता होगा, और जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा देते हैं। अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम बात करें तो आप अगर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जा रहे हैं तो वह चुने जाने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या होगी कुल जो है संसूचित रिक्तियों की 10 गुना जो है रहेगी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस पर आप गौर करिएगा। और कोटिवार जो समान कट ऑफ अंक प्राप्त है, यह करने वाले सभी उम्मीदवारों का जो चयन है वह मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सीट है आपकी, मान लीजिए 1230 सीट है, तो यहाँ पर इसका 10x आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटने हैं, भारत का जो इतिहास है, बिहार का इतिहास है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हैं, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, साथ ही साथ राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, और आज़ादी के पश्चात बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, विशेष तौर पर इसके प्रमुख परिवर्तन, और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट है, और बिहार में इसका क्या योगदान है, सामान्य मानसिक योग्यता के भी प्रश्न जो है आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो यह एक जो है इसी प्रकार का सिलेबस जो ऑफिशियली है वह आपको देखने को मिलता है। इसको हम एक सेशन में बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो आएगा दोस्तों, और उसमें हम बहुत बारीकी से बात करेंगे इतिहास के सिलेबस में क्या क्या अभी तक पूछा गया है, क्या उसका वेटेज है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के भी पेपर में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम अपने जो है जो हमारा पेपर होगा साइंस का, उसमें भी बात करेंगे। तो स्टैटिक वाले सभी सब्जेक्ट पर बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में हम इस पर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यही आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इसको ध्यान रखिएगा। और बहुत बारीकी से अगर आप चैप्टर टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न पूछा गया है। तो यह काम मैं आपके लिए करने वाला हूँ, मैं आपको यह प्रोवाइड करूँगा कि जो है कौन कौन से जो विषय हैं, कौन कौन से जो विषय के टॉपिक्स हैं, उनका वेटेज क्या है, जो आपके प्रीवियस में एग्जाम हो चुके हैं, जिन परीक्षाओं को आप दे चुके हैं, या जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। ठीक है, तो उन पर हम जो है पूरा एक एनालिसिस लेकर आएंगे, उस पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मुख्य परीक्षा है इस पर भी ध्यान दे देंगे। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें आपको पता है कि सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलता है, 100 अंक का होता है, 3 घंटा समय इसके लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस विषय में 30% का जो लब्धांक है यह प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो फाइनल आपका जो है सूची बनेगा इंटरव्यू के लिए, उसमें आप देखेंगे तो इसकी गणना, या फिर जो फाइनल सिलेक्शन का जो आपका जो वेटेज होगा सब्जेक्ट का, उसमें इसका जो है गणना इस जो है अंक का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर ही है ना। इसके अलावा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 यह आपको देखने को मिलेगा, और इसकी बात करें तो यह 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, है ना। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम और द्वितीय दोनों आप देखेंगे तो आपको 2 और 3 देखने को मिलेगा, 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा यह। और इसके अलावा निबंध का जो है आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे जो है निबंध पूछा जाएगा, जिसमें आपसे जो है एक क्षेत्रीय जो या क्षेत्रीय लोकोक्ति या मुहावरे से संबंधित जो निबंध है, जो एक बहुत ही हर्डल बना है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। तो निबंध का प्रश्न पत्र भी आपका 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, 3 सेक्शन होंगे, और प्रत्येक जो है सेक्शन से एक निबंध आपको पिक करने होंगे, 100 नंबर का वो होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका हो जाता है निबंध का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज और आपको गौर करने लायक है, वैकल्पिक विषय इसके संदर्भ में। तो दोस्तों ऐच्छिक विषय में से एक विषय का जो चयन है वह आपको करना होगा, जिसकी लिस्टिंग यहाँ दी गई है। जो 100 अंक का होगा
ऑप्शनल, और आप ध्यान रखिएगा 100 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो परीक्षा अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त है वह करना अनिवार्य होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह भी, इसका भी जो अंक होगा दोस्तों, वह मेधा निर्धारण के जो प्रयोजनार्थ जो गणना है वह नहीं करी जाएगी। मतलब फाइनल जो है आपका जो नंबर होगा, जो फाइनल जो है कट ऑफ होगा, उसमें इसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। यह विषय है, इन विषय को आप बहुत बखूबी के साथ ध्यान देंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जो वैकल्पिक विषय हैं उनको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो स्पेशल वाले पोस्ट थे दोस्तों, उन पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है, उन पर आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। जैसे हमने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की बात करी थी, हमने वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करी थी, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी की बात करी थी। तो इनकी बात करें तो यह इनके लिए जो अनिवार्य विषय है, जो पूर्णांक है, जो अवधि है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सामान्य हिंदी का इनको भी देना होगा, सेम अंक का, सेम सारी चीजें वही होंगी। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र यही होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र सेम यही होगा। इसके अलावा वैकल्पिक विषय की बात करें तो जैसे यहाँ पर आप गौर करेंगे, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है इसके संदर्भ में, तो यहाँ पर जो निम्नलिखित जो इसके ऐच्छिक विषय थे जिनकी अभी हमने चर्चा करी थी, उसमें से एक विषय का जो चयन है वह करना होगा, 300 अंक का होगा। और यह जो वैकल्पिक विषय होगा, ध्यान रखिएगा, यह आपका, आप गौर करेंगे तो विषय निष्ठ आधारित होगा और इसकी अवधि जो है 3 घंटा होगी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव टाइप का यह पेपर होने वाला है, यह ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम प्राप्तांक है वह प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना मुख्य रूप से की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण जो था वह आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर वैकल्पिक विषय इसके संदर्भ में। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे हिंदी, सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र 2, 3 यह आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें सेम देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ऐच्छिक विषय जो है यह आपको देखने को मिलेगा, और यह भी जो ऐच्छिक विषय होगा मुख्य रूप से जो ऑप्शनल पेपर होगा यह 300 अंक का ही होगा, और इसके लिए भी 3 घंटे ही आपको समय उपलब्ध कराया जाएगा। और सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना है वह अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी जो गणना है वह की जाएगी। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और संख्यांकिकी विषय होंगे, विषय कोड यहाँ पर आपको दिए हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार अनुमंडल जो संरक्षण पदाधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग का, इसके लिए भी आपको सामान्य हिंदी, GS1, GS2 सेम अंक, सेम टाइम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सेम चीजें आपको, जैसे यह 2 स्पेशल वाले पोस्ट आपको देखने को मिले, वैसे ही यहाँ पर जो ऐच्छिक विषय है वह भी आपको देखने को मिल जाता है, 300 अंक का, 3 घंटे का। और मुख्य रूप से यह भी जो है अनिवार्य होगा, इसका गणना किया जाएगा। और इसमें जो 2 सब्जेक्ट हैं, जो मनोविज्ञान और जो विधि लॉ के जो सब्जेक्ट है वह शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेंगे अभी ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, वह मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। यह आगे की प्रक्रिया होगी, तब आप भरेंगे, है ना, जब पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन सभी डिटेल को आप ध्यान रखिएगा। जो आपका परीक्षा का चरण है, जैसे आपको पता होगा पीटी, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीटी और मेंस का आपने सारा चीज़ देख लिया। इंटरव्यू की बात करें तो आप मेंस जब क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में सफलता अगर आप पा लेते हैं तो आपको जो है 120 अंकों का जो व्यक्तिगत परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट है, वह आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी गौर करेंगे, यह आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा और इसको आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसको भी ध्यान रखना है। यह सारी सूचना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो आप जो ऑनलाइन है, यहाँ पर लास्ट जो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो 7/5/2026 से स्टार्ट हो रही है। आप डिटेल में फॉर्म को भर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से जो जानकारी आपसे पूछी जा रही है व्यवस्थित तरीके से भर दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वह 31/5/2026 को है। तो अंतिम तिथि तक आप जो है फॉर्म जरूर जो है वेट नहीं करेंगे, उससे बहुत पहले ही जो है भर दीजिएगा, जरूर आप भर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अंतिम तिथि का जो है वेट कर रहे हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो मुख्य रूप से जो एक फॉर्मेट है उसका भी डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। आप जो है आपके पास एक वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए,
ठीक है, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप देखेंगे इसको अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक आपको सुरक्षित रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी पर सारा डेटा आपका इसी से कनेक्ट होगा। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों और बहुत अच्छे तरीके से पहले OTR करेंगे, ऑनलाइन जो ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन है वह करेंगे। OTR करने के लिए इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके जो डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा उसको आप फिल करेंगे। सारी प्रक्रिया यहाँ पर एक एक करके दी गई है, जैसे जैसे आप भरेंगे यहाँ देख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा OTR करने के बाद आपको फिर मुख्य रूप से जो आपका जो फॉर्म है वह आपको फिल करना होगा। और इसके लिए अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने के संदर्भ में जब आपका एक बार OTR क्रिएट हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से प्रोफाइल क्रिएशन का एक जो मामला है वह देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 6 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। स्टेप 1 में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे, ठीक है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पता संबंधित जानकारी होगा। अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य जानकारी। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होगा इसमें कि आपने पढ़ाई क्या करी है, आपकी योग्यता क्या है। एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन होगा। और फिर आपको फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर भी जो है, और मुख्य रूप से फिर आपको प्रोफाइल लॉक करनी होगी, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर डिजी लॉकर है, आप डिजी लॉकर का यूज करते हैं, डिजी लॉकर मेरी पहचान पोर्टल जो है, इसके संदर्भ में अगर आप जानते हैं तो मुख्य रूप से OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर है इसका मेरी पहचान पोर्टल खुलेगा। और जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वह उपलब्ध है, तो डिजी लॉकर अकाउंट का जो कंसेंट OAMS है इसको देते हुए साइन इन करना होगा। और अगर आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए जो डिजी लॉकर अकाउंट है वह क्रिएट करना होगा दोस्तों। और डिजी लॉकर का जो कंसेंट OAMS है इसको देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दोस्तों, आप डिजी लॉकर के बारे में जानते होंगे, जहां पर आप डिजिटली अपने सारे अपने कागजात को अपलोड करते हैं, जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका जो है मुख्य रूप से जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अगर डिजी लॉकर आपके पास होगा तो प्रक्रिया आसान हो जाएगी, क्योंकि यह फैक्ट कर लेगा यहीं से सारा डेटा, ठीक है। जैसे ही आप डिजी लॉकर का यह जो है आप OMS देंगे, कंसेंट OMS देंगे, वैसे ही तुरंत सारा डेटा फैक्ट कर लेगा। आपको हर एक चीज डिटेल में भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल करेक्ट वैसे ही जैसे आपके मार्कशीट में दिया गया है, तो गलती होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले डिजी लॉकर में सारा जो है डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। बहुत ही आसान प्रक्रिया होता है, अगर आप कहेंगे तो इस पर भी हम आपको गाइड कर देंगे अगर आपको समस्या होगी। तो डिजी लॉकर में आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। यह पूरा जो है इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन है प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपलोड फोटो यह सभी शामिल होगा। यह सभी आप कर लेंगे, एक बार देख लेंगे इसको, और करने के बाद फिर आप जो है फीस वगैरह पेमेंट करने के बाद फाइनल जो है आप पेमेंट कर देंगे। और फाइनल पेमेंट करने के बाद आपके पास जो है मुख्य रूप से यह प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप सुरक्षित बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रख लेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप सुरक्षित तरीके से इसको अपने पास सेव कर लेंगे जो आपका फॉर्म होगा। तो यह पूरा नोटिफिकेशन था, इसमें जो सबसे बारीक बातें थी उन पर हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। अब हम लोग सिलेबस पर आगे के वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत होगी तो उस पर हम बात करेंगे। यह मुख्य रूप से आप मुझे बताएंगे कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा समस्या हो रही है। इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आप अगर बताएंगे तो मैं ज़रूर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा कि ठीक है आप ऐसे ऐसे सारी चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई भी समस्या हो BPSC के फॉर्म को भरने में या फिर जो है सिलेबस में कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। हमारी टीम और मैं खुद जो है आपके मैसेज को देखते हैं, आपके कमेंट्स को देखते हैं, तो जिस प्रकार से आपका प्रश्न होगा उसी प्रकार से हम उसका जो है उत्तर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें तो हम लोगों ने दोस्तों देख ली है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर हम बात करें तो यह जो महत्वपूर्ण बदलाव है इसको तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। इस बार के परीक्षा के लिए ज़रूर आप जो है इसको प्रैक्टिस में ले आइएगा, ठीक से, है ना। तो दोस्तों अभी से ही मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि यह जो परीक्षा है यह आपके जीवन में जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको सफल बनाएगी। और यह परीक्षा में आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। इस परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से लगे रहिए। अंतिम समय दोस्तों अब चल रहा है और अब आपको आपके कंधों पर जो बोझ है वह और भी भारी होने वाला है। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने दिमाग को शांत करके प्रतिदिन पढ़ाई करिए। और साथ ही साथ मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि कल से ही मैं करंट अफेयर्स का जो एक सीरीज है 1000 क्वेश्चंस का वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आपको हमारे इसी चैनल पर जिस पर आप मुझे देख रहे हैं इस पर 1000 क्वेश्चन का वो जो प्रैक्टिस सेट है वो उपलब्ध हो जाएगा। आप करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिए। वहां से आप अगर 1000 क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आप ही आकर मुझे बोलेंगे कि सर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं।
ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, मुझ पर और साथ ही साथ मेरी टीम पर भरोसा रखें आप, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपके लिए काम करने वाले हैं दोस्तों, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति PCS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।